Okay. So, good morning everyone. वेलकम टू श्री सुंदरम एकेडमी। मैं भावना मिश्रा आपके साथ जुड़ गई हूँ केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में थर्मोडायनामिक शुरू किया था, तो हम आई होप आपने थोड़ा रिवाइज़ किया हो। तो थोड़ा सा क्विक ब्रश अप करते हैं लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था। तो हमने शुरू किया था कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है और क्या स्टडी करता है। वो मरली ह्यूमन ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड है और उसमें लॉज बनाए गए हैं। थर्मोडायनामिक्स जो है केमिकल प्रोसेस और फिज़िकल प्रोसेस में एनर्जी ट्रांसफ़र से डील करता है। एनर्जी के बारे में जाना था कि एनर्जी जो है उसको देखा नहीं जा सकता, बस उसके सिर्फ इफ़ेक्ट से उसको जाना जा सकता है। फिर हमने देखा था कि जो थर्मोडायनामिक्स है वो सिर्फ बल्क प्रॉपर्टीज़ के लिए ही स्टडी की जा सकती है। इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल को अगर स्टडी करना है तो थर्मोडायनामिक्स के लॉज और उसके जनरलाइजेशन उस पर काम नहीं करते हैं। फिर हमने देखा था कि थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है, कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर करता है। फिजिबिलिटी के बारे में बताता है, स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है कि रिएक्शन संभव है या नहीं है, और अगर संभव है तो कितना स्पॉन्टेनियस है, मतलब कि वो कितनी सहजता से जब एक बार रिएक्शन शुरू हो जाता है तो अपने आप वो बिना किसी ऑब्स्टिकल के, बिना किसी बाधा के वो कंप्लीशन में जाएगा। और उसी रिएक्शन में जो है एनर्जी कितनी इन्वॉल्व होगी, ये थर्मोडायनामिक्स हमें बताता है। जो रिएक्शन वो कितने एक्सटेंड तक जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होगा, ये हम थर्मोडायनामिक्स से पता करते हैं। इसके लिमिटेशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि इसके दो मेजर लिमिटेशन है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताता है थर्मोडायनामिक्स। रिएक्शन जाएगा, संभव है, ये तो बताता है, लेकिन कितने स्पीड, कितने फास्ट होगा, कितना स्लो होगा, ये नहीं बताता है। फिर दूसरा हमने देखा था कि इसके मैकेनिज़्म के बारे में थर्मोडायनामिक्स हमें नहीं बताता है कि रिएक्शन मैकेनिज़्म क्या होगा, मतलब जो रिएक्शन है उसका पाथ फॉलो क्या है। सिर्फ हम थर्मोडायनामिक्स में सिर्फ क्या पढ़ते हैं, एक इनिशियल स्टेट कितना रहेगा, कैसा है सिस्टम, और उसके फाइनल स्टेट में चेंज होने के बाद फाइनल स्टेट में सिस्टम कैसे हैं, ये हम पता करते हैं। बीच में वो किस तरह से गया वो हम नहीं पता करते। जैसे मैंने इंदौर से मुंबई का एग्जांपल दिया था कि मैं फ़्लाइट लूँ, बस लूँ, या कार से जाऊँ या ट्रेन से जाऊँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इनिशियली मैं इंदौर में हूँ, फाइनल स्टेट में मुंबई में, बस यही हमें थर्मोडायनामिक्स से स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में पता चलता है। फिर हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी थर्मोडायनामिक्स में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते रहेंगे पूरे चैप्टर में, इनफैक्ट पूरे सब्जेक्ट में ही। तो हमने देखा था कि सिस्टम को डिफ़ाइन किया था। सिस्टम क्या होता है, एक स्पेसिफाइड पोर्शन होता है पूरे यूनिवर्स का जो अंडर स्टडी है, जिसके ऊपर स्टडी किया जा रहा है, जिसका ऑब्जर्वेशन नोट किया जा रहा है। दूसरा हमने बताया था सराउंडिंग क्या है। सिस्टम को छोड़ के जो बचा सब कुछ है वो सराउंडिंग है, जो इंटरैक्ट कर सकता है सिस्टम से। कैसे इंटरैक्ट कर सकता है, एनर्जी और मैटर के एक्सचेंज के द्वारा, या इनमें से कोई एक के द्वारा एक्सचेंज करके इंटरैक्ट कर सकता है। इंटरैक्ट किसके द्वारा करता है, सिस्टम और सराउंडिंग, थ्रू बाउंड्री। तो हमने बाउंड्री डिफाइन की थी, बाउंड्री के टाइप्स बताए थे, इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कंडक्टिंग हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, ठीक है। फिर हमने यूनिवर्स को बताया था कि ये सभी मिला के यूनिवर्स बनता है। फिर हमने इसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम को डिफाइन करने के बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। कि ओपन सिस्टम में दोनों एनर्जी और मैटर एक्सचेंज कर सकता है सिस्टम सराउंडिंग के। क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होता है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों ही एक्सचेंज नहीं होता है, एनर्जी और मैटर दोनों ही सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। हमने अपने कप का एग्जाम्पल दिया था और थर्मोस फ्लास्क का एग्जाम्पल लिया था। फिर उसके बाद हमने कंपोजिशन के बेसिस पे भी सिस्टम को डिवाइड किया था, एक होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस यूनिफॉर्म होता है, सिंगल फेस होता है, जैसे कि ट्रू सोल्यूशन, प्योर सॉलिड। हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, दो फेजेस होते हैं जैसे ऑयल और वाटर। फेज़ को डिफाइन किया था कि फेज़ क्या होता है, फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट होता है जो मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हैं जिसको हम। और उसके बाद हमने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़
के बारे में डिस्कस किया था, सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। और स्टेट ऑफ सिस्टम ही रिलेटेड है स्टेट वेरिएबल्स या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज से, कि हम अगर एक स्टेट वेरिएबल फिक्स कर देते हैं तो स्टेट ऑफ सिस्टम फिक्स हो जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड अदर स्टेट वेरिएबल, एक सिस्टम एक ही स्टेट पे होता है। जब उसके स्टेट वेरिएबल चेंज होते हैं तो सिस्टम जो है दूसरे कंडीशन में जाता है, मतलब उसका स्टेट चेंज हुआ है। ठीक है, फिर हमने स्टेट वेरिएबल्स के बारे में बताया था, एक्सप्लेन किया था थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के थ्रू। 3 टाइप के थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़े थे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम। और इसमें देखा था कि कौन सा स्टेट वेरिएबल चेंज नहीं होता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, मतलब 2 में डिवाइड किए थे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो सिस्टम के कंपोजिशन पे डिपेंड करती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो सिस्टम के कंपोजिशन से डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इंटेंसिव यानी इंडिपेंडेंट, ऐसे याद रखना। तो उसमें हमने एग्जाम्पल देखे थे कि कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी प्रेशर, टेम्परेचर होता है, विस्कोसिटी होता है, डेंसिटी होता है। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है उसमें हीट कैपेसिटी आती है, वॉल्यूम आता है, मास आता है, ये सारे हमने देखे थे। और इसके फीचर्स देखे थे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है जब डिवाइड करते हैं, चेंज करते हैं या ऐड करते हैं तो इंटेंसिव ही मिलता है, लेकिन एक्सटेंसिव में जब डिवाइड करते हैं दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जब डिवाइड करते हैं तो हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलता है। ये सब हमने देखा था। उसके बाद हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में बात किया था। तो 5 टाइप के प्रोसेस जो है लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे। आइसोथर्मल, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और हीट जो है इवॉल्व या एब्जॉर्ब होता है। दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें हीट जो है कांस्टेंट होता है बट टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होता है। तीसरा आइसोबारिक प्रोसेस, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और साइक्लिक प्रोसेस, कि जहाँ से शुरू किए वहीं से वापस आ गए, वो जिसमें इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है। फिर हम अभी आज के लेक्चर में आते हैं, जो बाकी 2 प्रोसेस थे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, उसके बारे में जानते हैं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ वर्क और हीट क्या है, वर्क और हीट होता क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। फिर हम आज लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, 2 लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, और तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं। कितने ज़्यादा स्लो? इनफाइनाइट सिमली। जब हम इनफाइनाइट बोलते हैं तो मतलब बहुत लार्ज, तो जब अगर बहुत कम बोलना है तो हम क्या आगे लगाते हैं? इनफाइनाइट की सिमली। इनफाइनाइट सिमली जब स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, जिसके ऊपर एक पिस्टन है जो वेटलेस है, जिसका खुद का कोई वेट नहीं है, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। फ्रिक्शनलेस है, मतलब सिलेंडर के वॉल, गैस और पिस्टन के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा हम सिस्टम मान रहे हैं। और उसके अंदर एक गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, गैस है, ठीक है। तो गैस का खुद का एक प्रेशर होगा, राइट, जिसको हम P मानते हैं। बाहर से एक प्रेशर लग रहा है पिस्टन से, जिसको हम मानते हैं P एक्सटर्नल, ठीक है। तो जो इसका प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ गैस का प्रेशर कैसे आता है? क्योंकि इन लोगों के बीच में कोलिजन हो रहा है, राइट, इन दोनों आपस में टकरा रहे हैं, फिर वॉल में भी टकरा रहे हैं, फिर पिस्टन से भी टकरा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर ये लोग प्रेशर में रहते हैं। तो इस प्रेशर को हम बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, और बाहर के प्रेशर को बोलते हैं अपोजिंग फोर्स। तो जब बाहर का जो अपोजिंग
फोर्स है, एक्सटर्नल प्रेशर है, अपोजिंग फोर्स है, वो इनफाइनाइट सिमली स्मॉल होता है, इनफाइनाइट सिमली स्मॉल कर दें हम, ठीक है, स्मॉल कर दें तो क्या होगा, जो गैस होगी वो थोड़ा सा एक्सपांड होगा, बहुत ही माइन्यूट में एक्सपांशन होगा उसका, ठीक है, मतलब ड्राइविंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स कम हो गया बहुत थोड़े अमाउंट में, तो इसके अंदर जो प्रेशर है वो है ना, मतलब इससे ज़्यादा हो गया ड्राइविंग फोर्स, तो जब वो थोड़ा सा एक्सपांड होगा तो हम उसको बोलेंगे कि इसमें लाइक एक्सपांशन हुआ, ठीक है, तो थोड़ा अमाउंट एक्सपांशन होने से, ये थोड़ा अमाउंट है, यहाँ पे हम ले लेते हैं dl, लेंथ में चेंज आया यहाँ से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वापस से हम इसका प्रेशर उतना ही बढ़ा देंगे जितना हमने कम किया, बहुत छोटा, बहुत इनफाइनाइट सिमिली में बढ़ा दिया, किससे, प्रेशर से, इसके प्रेशर से, मतलब ड्राइविंग फोर्स से अपोजिंग फोर्स बढ़ा दिया, तो ये वापस से इसमें आ जाएगा, मतलब ऐसे आ जाएगा, पहले ये ऐसे हुआ, ठीक है, जब हमने अपोजिंग फोर्स जो है वो कम किया, फिर जब हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया तो वापस से इसमें आ गया, मतलब, और ऐसे अगर हम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते रहें फिर डिक्रीज करते रहें तो ये प्रोसेस जो है वो इनफाइनाइट सीरीज में भी जाएगा, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को रिवर्सिबल बोलते हैं, मतलब कि इनफाइनाइट सिमली स्मॉल अपोजिंग फोर्स को, ठीक है, वो स्मॉलर है, किससे, ड्राइविंग फोर्स से, ड्राइविंग फोर्स से, और किसी भी स्टेज पे, एट एनी स्टेज, हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे किसमें, अपोजिंग फोर्स में, ठीक है, एट एनी स्टेज इंक्रीज इन अपोजिंग फोर्स causes सिस्टम या प्रोसेस causes process in reverse direction, ठीक है, इन रिवर्स डायरेक्शन, जहां से शुरू किए थे, तब हम बोलते हैं ऐसा प्रोसेस, इट इज सेड दैट दिस प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, और ऐसा कोई भी जो ऐसा प्रोसेस नहीं होता है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है, मतलब P एक्सटर्नल जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है प्रेशर ऑफ गैस से, तो वो सडनली, जो पिस्टन है वो सडनली मूव होगी अपवर्ड, इसमें क्या होता है, बहुत स्लो में ऊपर जाता है, और जब रिवर्स करते तो बहुत ही स्लो में नीचे जाता है, और हमें ऐसे दिखाई देता है कि सिस्टम एक्चुअली में जो वर्चुअली इक्विलिब्रियम में ही है, मतलब इतना छोटा चेंज होता है, और इसमें क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो जो पिस्टन है वो सडनली मूव हो जाती है और एक सिंगल स्टेप में हो जाती है, एकदम छोटे 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 इसमें नहीं ये करना पड़ता, जैसे इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इनफाइनाइट स्टेप लगेंगे, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, वो एक ही स्टेप में ऊपर, जो पिस्टन है वो ऊपर हो जाता है, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस सिंगल स्टेप में होता है, और उसका जो अपोजिंग फोर्स होता है वो बहुत कम होता है, ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, और इसमें वर्चुअली एवरी स्टेज पे सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में होता है, ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। अब समझ में आया रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, ठीक है। अब हम जाते हैं नेचर ऑफ वर्क एंड हीट पे, हीट एंड वर्क, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि हमने बताया लास्ट लेक्चर में, मैंने कहा था कि एनर्जी जो है वो दिखती नहीं है, बस वो अपने इफ़ेक्ट से ही दिखती है,
ठीक है। तो जो ये हीट और वर्क है, हीट एंड वर्क आर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू और फ्रॉम सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। समझे? मतलब कि जो एनर्जी है वो Q और W यानी हीट और वर्क के द्वारा अपने आप को मैनिफेस्ट करती है। ठीक है। एनर्जी जो अपीयर होती है, जो दिखती है, वो किसके द्वारा? हीट एक्सचेंज के द्वारा या वर्क डन के द्वारा। ठीक है। तो ये दोनों के द्वारा हमें एनर्जी दिखती है, अपीयर होती है, खुद को मैनिफेस्ट करती है किसी भी सिस्टम में, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ अ वे हीट और वर्क एंड heat and work is a way by which energy appears or manifest। मतलब इन लोगों के द्वारा हमें एनर्जी दिखती है। किसके द्वारा? हीट और वर्क के द्वारा। अब हीट क्या होता है? जैसे कि लास्ट लेक्चर में कहा था ना कि चाय जो है वो रूम टेम्परेचर पे गर्म होती है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ठंडी होती है, लेकिन आइसक्रीम जो है वो गर्म होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि जो हीट होता है वो क्या होता है, हमेशा स्पॉन्टेनियसली, मतलब नेचुरली, किससे? हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में ट्रांसफर होता है। ठीक है। मतलब हॉटर ऑब्जेक्ट के बॉडी से जो हायर टेम्परेचर पे होता है, ये एट हायर टेम्परेचर होगा, राइट? और ये क्या होगा? एट कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर पे होगा। तो हीट जो है स्पॉन्टेनियसली कहाँ से फ्लो करती है? हॉटर से कोल्डर बॉडी में, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है। तो ये हीट का फ्लो हो गया। अब वो कब तक फ्लो करेगी? मतलब हॉटर से कोल्डर तक कब तक फ्लो करेगी? कुछ तो एक वो होना चाहिए ना। मतलब जैसे कि अगर आप चाय रखो रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए, तो ऐसा तो नहीं होता है कि वो ठंडा होते होते 0 डिग्री सेल्सियस पे चली जाएगी या माइनस में चली जाएगी। ऐसा नहीं होता। ऐसे ही आइसक्रीम भी पिघलते पिघलते या गर्म होते होते कितने टेम्परेचर पे जाएगी? तो कब तक वो जाएगी? तब तक जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता। थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता मतलब दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो जाता या सेम नहीं हो जाता। ठीक है। और यही होता है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसी को क्या कहते हैं? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, या फिर लॉ ऑफ टेम्परेचर भी इसको बोलते हैं, लॉ ऑफ टेम्परेचर, लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट कैसा है जीरोथ लॉ का, कि अगर बॉडी ए, चलो एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज आपके पास ये वाटर बाथ है, जो रूम टेम्परेचर पे है 25 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा कप चाय का हमने इसमें रखा, ठीक है, जो 50 डिग्री सेल्सियस पे है, और हमने आइसक्रीम का बोल भी इसमें रखा जो समझ लो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है। तो क्या होता है, दोनों ही रूम टेम्परेचर पे आ जाते हैं। तो मतलब अगर हम लोग आइसक्रीम को ए मान लेते हैं, बॉडी ए, इसको बी मान लेते हैं चाय को, और वाटर बाथ को सी मान लेते हैं, तो क्या होता है कि जीरोथ लॉ ये हमें बोलता है कि इफ बॉडी ए is in equilibrium with body C, is in thermal equilibrium with body C, and if body B are also in equilibrium with body C, then body A and B are also with equilibrium with each other। समझे? तो मतलब क्या,
अगर बॉडी जो है इक्विलिब्रियम है किसके, सी के, मतलब आइसक्रीम जो है वाटर बाथ के इक्विलिब्रियम में है, मतलब क्या हो गई, 0 डिग्री से तब तक चेंज की तब तक 25 डिग्री सेल्सियस पे आ गई। फिर जो बी भी है वो इक्विलिब्रियम किसके है, सी के, मतलब चाय जो है वाटर बाथ के। तो हम ऐसा मानेंगे कि ए और बी भी इक्विलिब्रियम में है। इससे क्या मतलब पता चलता है कि इन दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हमें तीनों का टेम्परेचर सेम दिखता है। देखो ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, फिर भी ये लोग इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन कांटेक्ट किस में है, सी के कांटेक्ट में है, हाँ, थर्मल कांटेक्ट में है। यही हमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे पता चलता है। और इसके एप्लीकेशन क्या है, टेम्परेचर स्केल हम जो थर्मोमीटर बनाते हैं ना, वो इसी के ही द्वारा हम थर्मोमीटर बना पाते हैं, जीरोथ लॉ के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीरोथ लॉ। अब हीट जो है, जो हमारी जो हीट बॉडी है वो उसका साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं कि वो कैसे एक्सचेंज होती है। मतलब अगर हीट जो है वो सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, मतलब हमने उसको सिस्टम में सप्लाई की, तो हीट जो एब्जॉर्ब होगी उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इस प्रोसेस को, और इसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। सुना ही है हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अगर हम क्यू माइनस कर रहे हैं, मतलब सिस्टम से जो हीट है वो इवॉल्व हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और उसकी इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी, और ऐसे हम सिस्टम या प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो ऐसे इसमें ही करती है। तो अगर हीट को, फिर अगर इस बेसिस पे अगर हमें हीट को डिफाइन करना है तो हम क्या बोलेंगे, हीट क्या है, हीट है द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं भूल जाती हूँ कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ताकि आपको याद रहे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है, कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो ये हो गई हीट की बात। मतलब हीट के द्वारा जब हीट एक्सचेंज होता है तो हम क्या बोलते हैं, एनर्जी जो है एक्सचेंज हो रही है। और कैसे होती है आपको पता है, कोल्ड हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी से होती है, पर रिवर्स डायरेक्शन में कभी नहीं होती, ठीक है, ये हमने नेचर में ही देखा है। तो ये चीज़ है, और ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब आते हैं नेचर ऑफ वर्क पे, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, हीट के द्वारा एनर्जी मैनिफेस्ट करती है। दूसरा तरीका वर्क डन के द्वारा। तो वर्क क्या होता है, वर्क बेसिकली दो फैक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें होता है इंटेंसिटी फैक्टर, इंटेंसिटी फैक्टर, ठीक है। वर्क जो है वो प्रोडक्ट होता है इंटेंसिटी फैक्टर का और कैपेसिटी फैक्टर का, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी फैक्टर क्या है, मेजर ऑफ कॉज, और ये क्या है, मेजर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, या तो इफेक्ट भी बोल सकते हैं, मतलब परिणाम, ठीक है। तो हम कुछ परफॉर्म करते हैं, एग्जाम्पल के लिए कि एक ऑब्जेक्ट है, हाँ, हमने, ये कौन है, ये आप है, आपने क्या किया, इसको पुश किया, ठीक है, मतलब फोर्स लगाया, तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से,
थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, सपोज यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने फोर्स अप्लाई किया किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुई, मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ में डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये होता है हमारा मैकेनिकल वर्क। तो हम वर्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस कैपेसिटी फैक्टर, यानी कि कॉन्सिक्वेंस, फोर्स अप्लाई करने की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो गया, ठीक है। तो ये इसका परिणाम हुआ और ये इसका कॉज था। तो ये हमारा हो गया मैकेनिकल वर्क। ऐसे ही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है। हाँ, इसमें मैंने साइन क्यों है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी ना, जैसे डायरेक्शनल होता है ये जो फोर्स होता है और डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी से मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके वजह से जो है करंट फ्लो होता है या चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। वोल्ट कूलम में हम इसको लिखते हैं, जो इक्वल होती है जूल के, ठीक है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है सिस्टम में। तो ये क्या हो गया, इंटेंसिटी फैक्टर, और ये क्या हो गया, कैपेसिटी फैक्टर, हमारा परिणाम, और ये हो गया कॉज, ठीक है। ऐसे हमारा एक्सपांशन वर्क है, जो एक टाइप का मैकेनिकल वर्क ही है, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो ये प्रेशर जो है इसमें इंटेंसिटी फैक्टर है, और जो वॉल्यूम है इसमें कैपेसिटी फैक्टर है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ग्रेविटेशनल की बात करें तो ग्रेविटेशनल वर्क, इसमें क्या होता है, मास होता है एक पर्टिकुलर बॉडी का, उसके पास एक्सेलरेशन होता है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, और हमने उसको ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट पे थ्रो किया। तो क्या हुआ, हमने इंटेंसिटी ये की इसके फील्ड के वजह से, और ये क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, वो हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट पे गया, तो इसको हम बोल देंगे कैपेसिटी फैक्टर। समझ में आया वर्क क्या होता है, ये मिलके ये एक तरीका है एनर्जी जिसके द्वारा मैनिफेस्ट होती है, और ये दो इसके फैक्टर होते हैं, एक इंटेंसिटी, दो प्रोडक्ट से मिलके ये बनता है, वो प्रोडक्ट क्या होते हैं, इंटेंसिटी फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है। अब क्या होता है कि हम जो ये जो एक्सपांशन वर्क है ना, उसका हम डिराइव करते हैं। तो सिस्टम में, चलो उसके पहले हम ये बताते हैं कि जो वर्क डन होता है ना, जब वर्क डन होता है सिस्टम में, तो क्या होता है, हम सिस्टम के ऊपर, सपोज ये सिस्टम है, और सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग के द्वारा वर्क किया गया, तो क्या होता है, ये इसकी इंटरनल एनर्जी जो होती है वो बढ़ती है, तो हम क्या लिखते हैं, वर्क डन पॉजिटिव। जैसे हमने हीट का कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन देखा था, वैसे इसका भी देखते हैं। तो जब सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग के ऊपर, ठीक है, वर्क किया जाता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो क्या होती है, हमारी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और जब भी कोई चीज़ बढ़ती है तो हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, किसके द्वारा, ऑब्वियसली हम रेफरेंस किसका हमेशा लेंगे, सराउंडिंग में। अगर हमने ऑन द सिस्टम बोल दिया मतलब सराउंडिंग के द्वारा, तो फिर सराउंडिंग को डिफाइन करने मतलब वो ऑलरेडी डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तब वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है, मुझे इसको यू से रिप्रेजेंट करना चाहिए, इंटरनल एनर्जी यू बढ़ती है, ठीक है। और जब सिस्टम के जो सिस्टम होता है, जब वो वर्क परफॉर्म करता है, वर्क परफॉर्म करेगा तो एनर्जी क्या होगी, खर्च होगी, खर्च होना यानी नेगेटिव में जाना। तो जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, तो क्या होता है, वर्क जो होता है वो नेगेटिव होता है,
ठीक है, ये साइन कन्वेंशन समझिए। अब हम चलो इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, ये डायग्राम हमें काम में आएगा। वापस से हम लेते हैं अपना क्या, एक सिलेंडर जो पिस्टन है जिसके पास, वो क्या है, वेटलेस है, एयर टाइट है, मतलब गैस बाहर ना जा रही है ना बाहर से अंदर आ रही है, ठीक है, और फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अभी ये इक्विलिब्रियम में है, हम मान लेते हैं, हमने बताया ना कि ये जो स्टेज है हमारा ए, वो इक्विलिब्रियम में है। तो इसमें क्या है, हमारे गैस मॉलिक्यूल है, इसका एक पर्टिकुलर प्रेशर है, क्यों, कोलिजन की वजह से प्रेशर आता है, वॉल से और आपस में टकराते हैं। हाँ, हमने क्या किया, हमने जो प्रेशर एक्सटर्नल था उसमें क्या कर दिया, थोड़ा सा माइनस कर दिया ना, जैसे रिवर्सिबल में हमने जब डिफाइन किया था, हमने क्या किया, P एक्सटर्नल माइनस स्मॉल dP, थोड़ा सा प्रेशर माइनस कर दिया, तो क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ। तो मतलब ये पहले इनिशियल यहाँ पे था, राइट, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम इनिशियल, गैस का वॉल्यूम यहाँ पे था, अब ये एक्सपांड हो गया, मतलब गैस यहाँ पे भी आ गई, तो जो वॉल्यूम है वो फाइनल वॉल्यूम ये हो जाएगा। तो जो चेंज हुआ हम उसको क्या लिखते हैं, DL, राइट, ठीक है। अभी इसको हम नहीं लेते क्योंकि हम रिवर्सिबल प्रोसेस में देख रहे हैं, तो आप इस वाले डायग्राम पे ध्यान दिए, या फिर मैं इसको लास्ट वाले को मिटा ही देती हूँ, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा हमारा, क्या लिखते हैं, V इनिशियल, सॉरी V फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं ना, फाइनल में कैसा था और अब कैसा है, V फाइनल माइनस V इनिशियल, एक तो ये हो गया, और ये DL है और इसका एक पर्टिकुलर एरिया होगा, राइट, इस पिस्टन का। तो हम, ये सिलेंडर है तो हम वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, लेंथ इनटू एरिया, राइट, वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इनटू एरिया। तो dV को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, चेंज इन लेंथ इनटू एरिया। अगर इतने की बात करें तो ये, और सिर्फ यहाँ तक की बात करें तो DL इनटू एरिया क्या हो गया, इतना वॉल्यूम चेंज हुआ, ये पूरा वॉल्यूम इनटू एरिया जो हुई ये हमारी वॉल्यूम है। लेकिन अगर चेंज इन वॉल्यूम बात करें तो वो इतनी ही ना चेंज हुई, कितनी चेंज हुई, DL इंटू सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया सेम है, एक इक्वेशन ये मान लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने वर्क डिफाइन किया है ना, मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, DL, यहाँ से हमने प्रेशर वो ऊपर गया, एक्सपांशन हुआ, पिस्टन क्या हुई, अपवर्ड हुई, जैसे ऑब्जेक्ट मूव किया एक पर्टिकुलर लेंथ पे, ऐसे ही पिस्टन भी अपवर्ड हुई, तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ पिस्टन का, कितने से, DL से हुआ। और वेक्टर साइन हटा रहे हैं क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में होता है तो हम वेक्टर साइन हटा देते हैं, ठीक है। ये सेम ही, प्रेशर भी उसी तरफ लग रहा है और फोर्स भी उसी तरफ लग रहा है, और जो एक्सपांशन हो रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसलिए वेक्टर साइन हट जाएगा। ये देख लिए, एक ये इक्वेशन हमारे पास है, जब हम वर्क को डिफाइन की थी, हमारा इंटेंसिटी फैक्टर है, हमारा कैपेसिटी फैक्टर है। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है, प्रेशर बाय डेफिनेशन ये होता है कि जब हम फोर्स को एक पर्टिकुलर एक यूनिट एरिया में लगाते हैं तो वो हमारा प्रेशर बन जाता है। मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको हम क्या लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, यही होता है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होगी ना। तो इसमें फोर्स क्या आ गया, अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास फोर्स आ गया प्रेशर इनटू एरिया। अभी हम प्रेशर कौन सा ले रहे हैं, P एक्सटर्नल माइनस DT ना, क्योंकि वो प्रेशर हमने स्मॉल कर दिया है ना। तो अब इस प्रेशर की जगह पे अगर हम ऐसे लिखें तो जो फोर्स हो गया वो क्या आ गया, P एक्सटर्नल माइनस DP, ये अपोजिंग फोर्स था हमारा जो हमने कम कर दिया। स्टार्टिंग में प्रेशर था
P एक्सटर्नल, हमने थोड़ा सा प्रेशर में चेंज लाया तो एक्सपांशन हुआ जिसके कारण से, तो ये हमारा इस प्रेशर की जगह पे हम ये वाला प्रेशर लिखेंगे, ठीक है, इनटू एरिया। अब ये वाला इक्वेशन हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सपांशन वर्क फाइंड कर रहे हैं ना, तो हाँ लिखो, तो हमने क्या लिखा, वर्क जो है यहाँ एक बार फिर लिख देते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या आया, अभी हमने डिराइव किया ना वहाँ पे पिछले स्लाइड में, P एक्सटर्नल माइनस dP इनटू एरिया, और वॉल्यूम अब क्या करेंगे, इसको इसमें रखेंगे, फोर्स की जो वैल्यू आई वो इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है, तो W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल माइनस dP इंटू एरिया इंटू dl। इस इक्वेशन में लिखे ना हम, इसको A मान लेते हैं, इसको B, तो हमने क्या किया, B को A में रख दिया। अब ये हमने देखा था ना कि ये क्या है, ये क्या है, वॉल्यूम है ना, चेंज इन वॉल्यूम है, लेंथ इनटू एरिया वॉल्यूम होता है, तो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो चेंज इन लेंथ इनटू एरिया, तो वही हम देख रहे हैं। तो ये अब इसको हम क्या लिख देंगे, dV लिख देंगे इसको, तो वर्क क्या हो गया, P एक्सटर्नल माइनस चेंज इन प्रेशर जो dP है इनटू चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि स्मॉल है इसलिए हम D लिख रहे हैं, जब फाइनाइट होता है तो हम डेल्टा लिखते हैं, ठीक है। अभी हमने बहुत स्मॉल चेंज किया है, ये आया। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो गया, W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू dV, ठीक है, dV इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस dP इंटू dV, ठीक है। अभी देखो कितना छोटा प्रेशर है हमने लिया था, वॉल्यूम भी बहुत छोटा हुआ, वो डायग्राम में दिख रहा है बड़ा बट एक्चुअली बहुत स्मॉल होता है, तो ये इनका प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत छोटा होगा ना, वो 0.001 है मल्टीप्लाई बाय 0.00001, तो इनका प्रोडक्ट भी तो 0.00 पता नहीं कितना होगा, तो इतना कम है कि हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली 0 ही लिखते हैं, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 0 के। तो हमारा वर्क डन क्या आया, वर्क डन आया P एक्सटर्नल इंटू dV, ठीक है, ये आया। पर हमें वर्क डन का साइन कन्वेंशन ही करना है, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तो हम थर्मोडायनामिक में क्या लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV। तो जो वर्क डन का जो साइन कन्वेंशन है, ठीक है, वो अपने आप इस नेगेटिव इस इक्वेशन में अगर हम नेगेटिव डालते हैं तो अपने आप ही डिफाइन हो जाता है। कैसे डिफाइन हो जाता है, हमें पता है V फाइनल और V इनिशियल होता है जो dV होता है, तो जब एक्सपांशन होता है, ठीक है, यहाँ से देखते हैं, जब हम वर्क डन, जब एक्सपांशन होता है, यहाँ पे एक्सपांशन नहीं हो रहा ना, वॉल्यूम यहाँ से पहले यहाँ पे था, वहाँ अब गैस का वॉल्यूम वहाँ पे हो गया, यहाँ ये V फाइनल, तो क्या हुआ, गैस एक्सपांड की यानी कि V फाइनल जो है वो ग्रेटर देन है V इनिशियल से, तो dV क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, राइट। तो जो एक वर्क डन होगा वो बाय द सिस्टम हुआ, क्योंकि एक्सपांशन वर्क एक्सपांड होने के लिए सिस्टम को वर्क परफॉर्म करना पड़ा ना, तो एनर्जी खर्च हुई, इसलिए वर्क डन जो है नेगेटिव होगा। अभी सपोज हमने पिस्टन को कंप्रेस किया, ठीक है, और पिस्टन यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये V इनिशियल था और ये हो गया V फाइनल, हमने पिस्टन को कंप्रेस किया, हमने क्या किया, अपोजिंग फोर्स जो है वो बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, सिस्टम के ऊपर वर्क किया। सिस्टम के ऊपर वर्क करने का मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी बढ़ गई उसकी और वर्क जो है वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, अगर इस इक्वेशन से देखें तो जब V फाइनल किस में ज़्यादा होता है, एक्सपांशन में, तो मतलब डेल V जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी,
और पॉजिटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव, मतलब वर्क डन नेगेटिव है किसमें, एक्सपांशन में। एक्सपांशन में क्यों नेगेटिव है, क्योंकि सिस्टम ने वर्क किया, मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है, जगह नहीं है तो आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया। दूसरा केस क्या है कि जब कंप्रेशन किए तो क्या है, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा था ना, ज़्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम में आया, तो जो डी वी हो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव इस इक्वेशन में पॉजिटिव होगा, यानी कि वर्क डन जो हो गया वो पॉजिटिव हो गया। कब, जब कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन कब हुआ, जब हमने सिस्टम के ऊपर वर्क किया, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए इस इक्वेशन में जो नेगेटिव साइन है वो कभी नहीं हटेगी, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना। जब इक्वेशन, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये वाला इक्वेशन लेना है, ये वाला नहीं। ठीक है, या फिर अगर ये वाला ले लिए तो फिर आपको देखना पड़ेगा कंप्रेशन हुआ एक्सपांशन हुआ, तो इससे बेटर है आप ये वाला इक्वेशन रखो जिसमें नेगेटिव साइन है, इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपांशन वर्क हो गया। अब ये जो वर्क डन होता है ना, ये अलग अलग प्रोसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो हम देखेंगे आगे जैसे जैसे ये आएगा तो। ठीक है, तो अभी हमने क्या समझा, एक्सपांशन वर्क का डिराइव किया और साइन कन्वेंशन समझा वर्क और हीट का। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, जब सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, तो जो Q होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। जब सिस्टम से हीट इवॉल्व होती है किसमें, सराउंडिंग में ऑफ कोर्स। ठीक है, तो जो हीट होता है वो होता है नेगेटिव। जब वर्क होता है ऑन द सिस्टम, मतलब कि कंप्रेशन वर्क, तब जो वर्क होता है वो होता है पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब जब सिस्टम वर्क करती है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो क्या होता है, वर्क नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि एनर्जी खर्च हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो। थिंक स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अब हम देख लिए जीरोथ लॉ देखें, अब हम चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। नेचर ऑफ वर्क देख लिए, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ इज बेसिकली वही है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। क्या बोलता है कि जो एनर्जी होती है वो ना ही ख़त्म की जा सकती है और ना ही उसको लाया जा सकता है। मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ क्या किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, तो एक तो ये होगा इसका स्टेटमेंट। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स के जो फर्स्ट लॉ है उसको बहुत अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट इसका दे सकते हैं। ठीक है, तो एक हो गया कि जो एनर्जी है वो, चलो मैं लिख देती हूँ आपको, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed ठीक है, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी, ठीक है, जब डिस्ट्रॉय होती है तो एग्जैक्टली उसी अमाउंट में दूसरी फॉर्म की एनर्जी जो है अपीयर होती है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, व्हेनेवर
whenever quantity of one form of energy is destroyed या used, then exactly सेम अमाउंट, ठीक है, इक्विवेलेंट अमाउंट, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ जल्दी से, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अनदर फॉर्म मस्ट अपीयर, अनदर फॉर्म मस्ट अपीयर, ठीक है। ऐसे नोट्स दे देंगे तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ किसी कारण से। फिर उसके बाद तीसरे तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, मतलब कि जो परपेचुअल मोशन मशीन है उसको कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है। परपेचुअल मोशन मशीन क्या होती है? परपेचुअल मोशन मशीन ऐसी मशीन जो कि बिना किसी और एनर्जी की यूज़ किए एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। अभी जैसे कि ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, कैसे कि आप रेडिएटर से हीट ले रहे हो तो कोई तो एनर्जी है जो उसको दे रही, तभी तो आप हीट एनर्जी ले पा रहे हो ना। और वो कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। मतलब एक फॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही तभी हमें मिल पा रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि वो अपने आप हीट प्रोड्यूस कर दे, ठीक है। सेम ऐसे ही जब हम टरबाइन, जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो वो होता है टरबाइन, तो उसमें क्या होता है, वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मिलती है। ऐसा तो नहीं कि हम एनर्जी कहीं से उगा सकते हैं। तो वही वो बोल रहा है कि परपेचुअल मोशन मशीन को इम्पॉसिबल है कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। ये भी थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट है। तो क्या होता है, टोटल एनर्जी जो है वो यूनिवर्स की कांस्टेंट होती है, ठीक है। वो भले ही एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए लेकिन एनर्जी जो है कांस्टेंट होती है। अब क्या हुआ, आइंस्टाइन जी आए, उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया, कौन सा? सबसे फेमस, E = mc²। तो इस फॉर्मूला से तो एनर्जी क्रिएट की जा सकती है। कैसे? जब मास का डिस्ट्रक्शन होता है द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, सॉरी, तो जो एनर्जी है वो पाई जा सकती है ना। तो हालांकि इतना प्रैक्टिकल नहीं है बट फिर भी ये पॉसिबल है। तो फिर इसका फर्स्ट लॉ का मॉडिफाइड लॉ क्या आया? मॉडिफाइड लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है, क्या है? टोटल एनर्जी एंड मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ठीक है, या रिमेन्स अनचेंज्ड ऑफ एन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड क्यों यूज कर रही हूँ? क्योंकि ना मास और ना एनर्जी दोनों एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मैटर। आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। अब ये इम्पॉसिबल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलो इसको हम अब एक हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा इंटरनल एनर्जी, उससे समझते हैं। कब से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, राइट? इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? हमें पता है कोई भी सब्सटेंस इस दुनिया का दो टाइप की एनर्जी कंसिस्ट करता है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। और यही एनर्जी जो होती है इंटरनल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। सब्सटेंस के मोशन या कोई भी सिस्टम के मोशन से हमें काइनेटिक एनर्जी मिलती है, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी भी सब्सटेंस के पोजीशन या कंपोजिशन के ऊपर से मिलती है,
ठीक है, इन फील्ड ऑफ फोर्स, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया सब्सटेंस का, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, राइट। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, छोड़ें, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन ऑफ सब्सटेंस, पोजीशन एंड कंपोजिशन, ठीक है, एंड कंपोजिशन of substance in field of force, right। जैसे कि ये हमारा एटम है, एक एटम है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है सपोज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, क्योंकि इन लोगों के बीच में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो गया, फील्ड ऑफ फोर्स हो गया, उसके वजह से पॉजिटिव नेगेटिव में एक इंटरैक्शन है, उसी इंटरैक्शन को हम इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है तो रिपल्सिव फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन की जो ये है एटम्स में जो मतलब इंटरैक्शन है, जो केमिकल बॉन्ड है वो सब्सटेंस में कैसे अरेंज हुए हैं, उनका अरेंजमेंट, उनका पोजीशन क्या है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या है, ठीक है, उस जो एटम है उसका ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है, उसका उस बॉन्ड का वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशन कैसे करता है वो। तो ये सारी चीज़ों पे हमारे पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी इन सब चीज़ों से आती है, ठीक है। तो अब देखो ये इतना ज़्यादा वास्ट है कि इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, और फॉर्चुनेटली करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों से मिलके हमें इसी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। मतलब ये इंटरनल एनर्जी जो होती है ना वो सिस्टम में लॉक होती है, ठीक है। हमें नहीं पता चलता कि किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एग्जैक्ट फाइंड करना मुश्किल है, ठीक है। बट इसके चेंज को फाइंड किया जा सकता है, और फॉर्चुनेटली थर्मोडायनामिक्स में हमें चेंज को ही तो देखना ही है। हाँ, एग्जैक्ट पता भी नहीं है तो चलेगा भी नहीं, क्योंकि हमारा काम तो चल जा रहा है चेंज से ही। तो हम क्या करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, और इस जो चेंज, ये जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है, पाथ फंक्शन नहीं होती है। हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था, अभी आज भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पाथ फंक्शन नहीं होती है, कैसे, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, हमने चेंज प्रेशर वॉल्यूम वर्क कर रहे हैं हम, तो सिस्टम ए है सपोज, वो एक पाथ से बी में जा रहा है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं पाथ 1, और इसमें एक चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन्वॉल्व है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी का चेंज हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करें। सपोज बी वापस से ए में जा रहा है, और ये पाथ 2 है, और इसमें चेंज इन एनर्जी चलो डैश मान लेते हैं। तो अगर ये पाथ फंक्शन हुई तो मतलब ये जो डेल्टा यू है और डेल्टा यू डैश है वो अलग अलग वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम ऐसे मानते हैं ए से बी में गया, उसकी इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, बी से ए में आया, उसकी इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू डैश, और हम मान लेते हैं ऐसा कि डेल्टा यू डैश जो है वो ग्रेटर है किससे, डेल्टा यू से, डेल्टा यू डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। हाँ, अगर हम माने कि अरे अलग अलग वैल्यू है तो क्या होता है कि अगर हम इसको माइनस करेंगे तो इतनी अमाउंट, सपोज ये एक्स आया, मतलब इतनी अमाउंट एनर्जी जनरेट हो रही है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बहुत सारा मतलब कंपाइल कर दें तो मतलब हमें इतने अमाउंट में एनर्जी मिल सकती है ना। अगर डेल्टा यू पाथ फंक्शन हुआ, पाथ डिपेंडेंट हुआ, पाथ डिपेंडेंट होने का मतलब ये कि अलग अलग पाथ पे इसकी अलग अलग वैल्यू। लेकिन ऐसा देखा जाए तो ये फर्स्ट लॉ के अगेंस्ट है ना। क्यों है, क्योंकि तब तो हम परपेचुअल मोशन मशीन बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि इतना अमाउंट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है,
है ना। तो इसीलिए ये कंक्लूड किया जाता है कि ये इसके लॉ के अगेंस्ट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अगेंस्ट है, क्योंकि ये नेचर के अगेंस्ट है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम बोलते हैं ये जो है स्टेट फंक्शन है। आई होप समझ में आया, ठीक है। अब ये जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम कैसे लिखते हैं कि वर्क और हीट में एक्सचेंज हो जाए। हाँ, हमने बताया ना कि एनर्जी जो है अपीयर होती है किसके फॉर्म में, हीट के और वर्क में। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है इंटरनल एनर्जी से, तो हम ये डिराइव करते हैं। सपोज एक सिस्टम है, इसकी कोई इंटरनल एनर्जी है यू इनिशियल। अब क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं फाइंड कर सकते इंटरनल एनर्जी, अभी हमने बताया कैसे, ये इसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी है। हमने क्या किया, इस सिस्टम को हीट दिया, ठीक है, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया, तो इसकी इंटरनल एनर्जी पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी। सपोज हमने हीट के साथ साथ हमने क्या किया, सिस्टम के ऊपर वर्क भी किया, ठीक है। अब इसकी इंटरनल एनर्जी का जो है वो चेंज हो गया। तो जो फाइनल इंटरनल एनर्जी आई, तो एक तो पहले से जो उसकी इंटरनल एनर्जी थी वो, ठीक है, प्लस क्यू हमने हीट दिया, तो उसके वजह से जो हीट, जितना क्यू देंगे उतनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, राइट। और जितना ही वर्क डन करेंगे सिस्टम के ऊपर उतना ही इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। तो इनिशियल प्लस क्यू की वजह से जो इंटरनल एनर्जी आई और वर्क डन की वजह से जो इंटरनल एनर्जी आई वो हमारा क्या हो गया, फाइनल हो गया। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, क्या हो गया, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब ने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू तो हमें पता रहती है ना, क्योंकि ये दोनों पाथ फंक्शन है, अब इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों की वैल्यू हमें पता है, तो मतलब क्या हुआ, फाइनल और इनिशियली हमें चेंज पता चल गया। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, Q प्लस डब्ल्यू, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है इसी को मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं फर्स्ट लॉ का। सो दिस इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स which is said as change in internal energy is equal to heat absorbed or evolved by system or work done or on the system or by the system, ठीक है। अगर हीट फिर इवॉल्व हुई तो नेगेटिव ले लेंगे, वर्क डन अगर सपोज बाय द सिस्टम हुआ, सपोज हमने हीट दिया और हमने वर्क, सिस्टम ने वर्क परफॉर्म किया, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन है, लेकिन ये वाला इक्वेशन जनरल इक्वेशन है और इसी को क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ। तो जो अभी कोई पूछे या एग्जाम में आए कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट लॉ का, तो उन्होंने दे दिया, सपोज ये वाला इक्वेशन दे दिया, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी दे दिया, है ना, डेल्टा जी की का इक्वेशन दे दिया, है ना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और आए भी है, किसी एग्जाम में आए हैं, तो हमें क्या लिखना है, ये है फर्स्ट लॉ का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पाथ फंक्शन, जैसे कि अभी मैंने बताया इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है, पर हीट और जो वर्क होता है वो पाथ फंक्शन होता है। तो अच्छा, मुझे एक न्यूमेरिकल से अगर इसको समझेंगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा। मैंने अभी देखा कि इससे हमें न्यूमेरिकल ये करना है कि चेंज इन एनर्जी कैसे, तो चलो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जल्दी से। जल्दी से लिखने की कोशिश करती हूँ मैं। तो सपोज द वॉल्यूम ऑफ एन ideal gas compress from, आप लिखते भी जाइए साथ साथ, 8.0 लीटर, याद रखना मैंने क्या यूज किया है, कंप्रेस, टू 4.0 लीटर, राइट। एज अ रिजल्ट of an applied pressure, प्रेशर जो क्या है,
1.5 ATM, ठीक है। सिस्टम ऑल्सो इन्वॉल्व, द सिस्टम also evolved 830 joule of heat during compression, ठीक है। कंप्रेशन। तो अब क्या करना है, फाइंड डेल्टा यू, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए वॉल्यूम चेंज क्या है, मतलब V इनिशियल क्या था, 8 लीटर कंप्रेशन हो रहा है ना, V फाइनल क्या है 4 लीटर। तो क्या है वर्क डन, हम क्या लिखेंगे, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। प्रेशर दिया हुआ है हमें 1.5 एटमॉस्फेयर, राइट। तो हम चलो वैल्यू रखते हैं जल्दी से, 1.5 ATM इंटू 8.0, आई एम सॉरी 4.0, फाइनल वॉल्यूम हमारा 4 है ना, 4.0 माइनस 8.0 लीटर, ठीक है। कितना आया, ये इसका डिफरेंस हो गया 4 मल्टीप्लाई 1.5 6.0, ये माइनस है और ये भी आया -4, राइट। चलो लिख देते हैं, तो प्लस हो गया -1.5 ATM मल्टीप्लाई बाय -4.0 लीटर, तो क्या आया +6.0 लीटर एटमॉस्फेयर। अब लीटर एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आई मीन जूल में, लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हमारा है ना यूनिट। यूनिट्स के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि यूनिट्स वगैरह नहीं करवाऊंगी क्योंकि बहुत बेसिक है, पर फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल। ये फैक्टर हम ये करते हैं तो उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलो ये 101 पॉइंट को हम अप्रॉक्सीमेटली 100 मान लेते हैं कैलकुलेशन करने में, ताकि इजी हो जाए। तो वर्क डन क्या हुआ लीटर एटमॉस्फेयर से जूल में, क्योंकि हीट हमारी जूल में है तो सेम यूनिट में हमें करनी पड़ेगी ना। हीट की वैल्यू क्या दी है 830 जूल, राइट। तो और वो भी 830 जूल क्या है, इवॉल्व हुई है, यानी कि सिस्टम से बाहर गई है, तो नेगेटिव साइन आएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, 6.0 लीटर एटमॉस्फेयर आया, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अप्रॉक्सीमेटली वही वैल्यू है, एक्चुअल में तो यही मल्टीप्लाई करना चाहिए, बट मैं इजी कैलकुलेशन के लिए ये कर रही हूँ, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया, हमारा आ गया अराउंड 600 जूल प्लस 600 जूल। क्यों, क्योंकि वर्क जो है कंप्रेशन है, सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया है। अब डेल्टा यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू की वैल्यू क्या है -830 जूल, क्योंकि इवॉल्व हुआ है, प्लस वर्क डन क्या है 600 जूल, माइनस प्लस माइनस आंसर क्या आया -230 जूल। तो क्या मतलब हुआ, डेल्टा जो है डेल्टा यू की वैल्यू -230 जूल हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने क्या कहा था कि जब सिस्टम ने इतना मतलब हीट इवॉल्व किया और उसके ऊपर वर्क डन हुआ, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आई वो 230 जूल्स हो गई। मतलब 230 जूल इंटरनल एनर्जी पहले के मुकाबले में कम हो गई। पहले जो था इनिशियली उससे अब -230 जूल हो गई, मतलब 230 जूल अब कम हो गई। अगर सपोज हमने सिस्टम को हीट दिया होता, ठीक है, और वर्क सिस्टम ने किया होता, ठीक है, तो क्या होता है, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई होती ना,
तो हम क्या बोलते हैं, जो पहले जो एनर्जी दी गई थी, पहले जो इंटरनल एनर्जी थी उसके मुकाबले 230 जूल 230 जूल इंटरनल एनर्जी अब बढ़ गई है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। समझ में आया कॉन्सेप्ट? आपको ये करना है क्या, स्क्रीनशॉट लेना है मैं एक बार? उसका सल्यूशन आप ले ली। अब सॉरी, इसको माइनस है ये, ठीक है। अब हम बार बार बोले ना, इंटरनल एनर्जी जो है हमारी स्टेट फंक्शन है और Q और W जो है वो पाथ फंक्शन है। तो इसी को ना मैथमेटिकल टर्म में एक्चुअली से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं बता रही हूँ। पूछ लेते हैं, फॉलोइंग दिए रहते हैं 4 ऑप्शन, और पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा है जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है और कौन सा है जो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो हम क्या बोलते हैं, तो बेसिकली स्टेट फंक्शन जो होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, ठीक है, और जो पाथ फंक्शन होता है वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। मतलब कि ये मैथमेटिकल टर्म में होता है, मैथ की लैंग्वेज में। जब मैथ्स की भाषा यूज़ करते हैं तो हम ये बोल देते हैं, बाकी अगर हम केमिस्ट्री की भाषा यूज़ करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन बोलते हैं। कैसे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल मतलब होता है कि सपोज ये चेंज है, ठीक है, ये क्या है, डिफरेंशियल है, चेंज है ना। एक्चुअली में डिफरेंशियल हम ऐसे ही मैथ्स में यूज़ करते हैं ना, dx लेते हैं, है ना, dx जो डिफरेंशियल होता है ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ये जो डिफरेंशियल होता है इंटरनल एनर्जी का, वो क्या किया जा सकता है, अगर 2 लिमिट में इनिशियल और फाइनल u1 और u2 मान लेते हैं, अगर इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि इसकी वैल्यू आती है u1 और u1, तो उसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और अगर ऐसा नहीं किया जा सकता, मतलब कि सपोज 2 लिमिट है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल लिमिट, जिसको हम 1 और 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके डिफरेंशियल को, मतलब वर्क डन के डिफरेंशियल को हम 2 लिमिट के बीच में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, मतलब ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को हम, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। मतलब कि इसके डिफरेंशियल को 2 लिमिट के बीच में इंटीग्रेट करके हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। जब ऐसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक्चुअली में ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही तो है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल से हमें वैल्यू मिल जाती है, बट इस केस में नहीं मिलती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पाथ फंक्शन है। तो इसी को मैथमेटिक्स में बोलते हैं ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। इंटरनल एनर्जी का जो डिफरेंशियल होता है, इंटरनल एनर्जी का जो डिफरेंशियल होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है बिटवीन द 2 लिमिट्स। वी कैन फाइंड द वैल्यू, वी कैन इंटीग्रेट दिस फंक्शन, एंड इसमें ये इनएग्जैक्ट होता है, मतलब हम बिटवीन द 2 लिमिट्स हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से क्विक रिवाइज करते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने देखा नेचर ऑफ हीट और नेचर ऑफ वर्क, कैसे एनर्जी जो है इन दोनों के द्वारा मैनिफेस्ट होती है। हाँ, फिर हमने हीट फ्लो देखा कि वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में ही जाता है, और हीट की डेफिनेशन देखी, और ज़ीरोथ लॉ बताया। ज़ीरोथ लॉ जो है ये हमने बताया, फाइंड किया, मैंने इरेज कर दिया ना, हाँ, ज़ीरोथ लॉ देखा हमने कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे वो मेंटेन हो जाता है ना। पहले जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था उसका आंसर हमें मिल गया कि आइसक्रीम क्यों रूम टेम्परेचर पे गर्म होती है और चाय ठंडी होती है, उसका आंसर हमें मिल गया, हाँ, क्योंकि ज़ीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग। फिर हमने वर्क देखा, वर्क को डिफाइन किया उसके इंटेंसिटी फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर से, और फिर हमने एक्सपांशन वर्क का थोड़ा डिराइव किया कि कैसे आता है वो P इंटू डेल्टा V। हाँ, हमने Q और W का साइन कन्वेंशन देखा,
फिर हमने आज देखा इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि कैसे इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। उसका प्रूफ भी हमने किया कि परपेचुअल मोशन मशीन नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके अगेंस्ट है। अगर वो पाथ फंक्शन होती तो हम एनर्जी अमाउंट, एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके डिफरेंस से हम प्रोड्यूस कर सकते थे, बट ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट लॉ के अगेंस्ट है, इसलिए ये पाथ फंक्शन है। फिर हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में देखा कि वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से मिलता है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जाना कि किस किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, और इसीलिए एग्जैक्ट मेजर नहीं किया जा सकता लेकिन चेंज मेजर किया जा सकता है। और फिर हमने एक चेंज दिखाया कि कैसे वो होता है, फाइनल वैल्यू जो है वो इनिशियल प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू के, क्योंकि इसकी ये क्वांटिटी तो हमें पता होती है। कैसे हमने ये डिराइव ही किया। ठीक है, ये न्यूमेरिकल के थ्रू हमने जाना चेंज इन एनर्जी। फिर हमने एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल के बारे में पढ़ा कि वो मैथमेटिक्स में उसको क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि Q और W जो है वो पाथ फंक्शन कैसे, उसका भी एग्जांपल समझेंगे। इंटरनल एनर्जी का तो समझ में आ गया, Q और W का देखेंगे। फिर अलग अलग प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो कैसे होता है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन कैसा होता है, आइसोथर्मल एक्सपांशन होता है, आइडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग वर्क डन होता है, इसीलिए पाथ फंक्शन भी है। अगर देखा जाए तो एक लाइन में यहीं पे फिनिश होता है, बट डेरिवेशन वगैरह सॉल्व करके हम डिराइव करेंगे। और क्वेश्चंस मोस्टली यहाँ से ही आते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क से आता है, और आपका एंथैल्पी फाइंड करने के लिए आता है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में शायद देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।